नमस्कार बच्चों, सुयश कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने स्थिर विद्युत परिरक्षण की बात की थी। उसका एक बहुत मज़ेदार एग्जाम्पल मुझे और याद आ रहा है कि अगर एक मान लीजिए तोता पिंजड़े के अंदर है और उस पर आकाशीय बिजली गिर पड़े तो क्या तोता मर जाएगा? तो इसका आंसर ये होगा बच्चों कि तोता नहीं मरेगा, क्योंकि जो भी आवेश उस पर आएगा वो उसके बाहरी सतह पर फैल जाएगा। अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी? शून्य रहेगी, है ना। तो इसी टाइप के बहुत सारे मज़ेदार क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, तो इसे आप तैयार रखिएगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे ऊर्जा के बारे में। भाई ये पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा की वजह से ही गतिमान है, और किसी भी भौतिकी में अगर चर्चा की जाए तो ऊर्जा और बल दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं, और इसी ऊर्जा के कारण आपकी शक्ति जनरेट होती है, सारी चीज़ें हैं। तो ऊर्जा को पढ़ना अति आवश्यक है ना। तो आइए चर्चा करते हैं ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा, इस पोर्शन में, स्थिर विद्युत वाले पोर्शन में हम ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका पोर्शन क्या है? स्थिर विद्युत, यानी कि यहाँ पे आवेश क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। और अगर आपको याद हो तो किसी भी कण के पास, काइनेमेटिक्स में हमने आपको बताया था कि किसी भी कण के पास जो टोटल ऊर्जा होती है, दो प्रकार की ऊर्जाओं का योग होता है, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के गतिमान होने के कारण होती है, जबकि स्थितिज ऊर्जा स्थिर होने के कारण होती है। तो ये चैप्टर क्या है आपका? स्थिर विद्युत। तो यहाँ पे आवेश सदैव क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। इसलिए गतिज तो होगा नहीं, तो गतिज ऊर्जा क्या रहेगी आपकी? जीरो। और चूंकि कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होता था, तो जब गतिज ऊर्जा जीरो है तो कुल ऊर्जा आपकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर आ जाएगी। तो मोस्टली हम लोग यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा की चर्चा करेंगे, और उसी को हम ऊर्जा भी बोलेंगे स्थिर विद्युत के लिए। जब मैं आपको करंट पढ़ाने जाऊँगा या कि मैग्नेटिज्म, तो वहाँ पे अपन लोग गतिज ऊर्जा भी निकालेंगे अलग से, लेकिन इस चैप्टर में केवल और केवल स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। आपको याद होगा कार्य की माप को ही ऊर्जा कहा जाता है, यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ के लिए कार्य का कैलकुलेशन कर लें, वही कार्य हमारा क्या हो जाएगा? उसकी स्थितिज ऊर्जा कहला जाएगी। पिछले साल कई अपन लोग डेरिवेशन इस टाइप से निकाले भी थे कि किसी भी चीज़ की स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट करनी है तो पहले हम लोग उसके लिए कार्य निकाल लेते थे, और वही कार्य हमारा क्या बन जाता था? ऊर्जा। अगर नहीं ध्यान आ रहा है तो आपको बता दूं कि ये पहला चैप्टर है, यहाँ से लेके आखिरी चैप्टर तक हम लोगों को ऊर्जा कैलकुलेट करनी होगी, और स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट करते समय हम लोग किए गए कार्य को माप लेंगे, वही हमारी क्या हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा। और अगर आपको ध्यान हो तो गतिज ऊर्जा निकालते समय भी या तो गतिमान वस्तु को रोकने के लिए किया गया कार्य ऊर्जा होती थी गतिज ऊर्जा, या तो गतिमान करने के लिए किया गया कार्य गतिज ऊर्जा होती थी। यानी कि कार्य के द्वारा ही ऊर्जा की माप होती है ना, चाहे वो गतिज ऊर्जा हो चाहे स्थितिज ऊर्जा। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो किया गया कार्य होगा वही हमारी ऊर्जा होगी, और ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अभी अभी बता चुका हूँ, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है। और आगे देखिए, चूंकि इस चैप्टर के लिए गतिज ऊर्जा जीरो होगा, इसलिए कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, इसे हम यू से दर्शाते हैं। इसीलिए किया गया कार्य ही कुल ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा यू के बराबर हो जाएगा। सबसे लास्ट में देखिए, ये तो बेसिक बातें थी, 11th की थी, थोड़ा चर्चा इसलिए कर ली कि आपको याद आ जाए और कन्फ्यूजन सारा दूर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। याद करिए, विभव की परिभाषा से V बराबर W/Q0 होता था, है ना। तो अगर हमें कार्य या स्थितिज ऊर्जा निकालना है, दो में से कोई एक चीज़, भाई दोनों एक ही बराबर होता है, तो हम अगर Q0 का तिर्यक गुणा कर दें तो W बराबर V/Q0 होगा। बिल्कुल। तो अगर आवेश का मान कुछ आपको दिया गया है और उस बिंदु का विभव दिया गया है,
तो आप क्या करिए, ऊर्जा कैलकुलेट करने के लिए विभव और आवेश का गुणा कर दीजिए, वही आपकी ऊर्जा होगी। इसलिए ऊर्जा बराबर विभव गुणे आवेश। नॉर्मली अभी हम पिछले डेरिवेशनों में जब बिंदु आवेश कारण विभव का व्यंजक निकाले थे तो ध्यान करिए कि परीक्षण आवेश की कल्पना करते थे और परीक्षण आवेश को ही एकांक धनावेश कहा जाता है। यानी कि परीक्षण आवेश Q0 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1। तो अगर आप यहाँ पे 1 रख दोगे तो W बराबर V के हो जाएगा, है ना। यानी कि बिंदु आवेश कारण जब हमें ऊर्जा निकालना हो किसी बिंदु पर, तो बिंदु आवेश कारण उस बिंदु पर उत्पन्न विभव के बराबर ही उसकी ऊर्जा आएगी। कैसे, आइए देखते हैं। बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु की स्थितिज ऊर्जा अगर हमें कैलकुलेट करना है तो U बराबर W बराबर V इंटू Q0 ऊपर से आ गया है ना, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा U बराबर किसके होता है, किए गए कार्य के, और कार्य का मान हम लोग अभी V इंटू Q0 निकाल लिए हैं। अब बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु का विभव का जो व्यंजक होता है नियतांक गुणे आवेश बटे दूरी, तो हमने यहाँ पे विभव का मान रख दिया है 1/4π/0 Q बटे R, और इंटू Q0 आपका पहले से यहाँ पे था। अब याद करिए ये जो Q0 होता है एकांक धनावेश है, यानी कि इसकी वैल्यू कितना होगी, 1 होगी, कोई भी यूनिट में 1 होगी। तो यहाँ पे अगर SI यूनिट होगी तो 1 कूलाम, CGS यूनिट होगी तो 1 स्थैतिक कूलाम, है ना। तो हमने Q0 की वैल्यू 1 रख दी, तो हमारा कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कितना आ गया है 1/4π/0 Q बटे R। तो ये तो बड़ा सरल मेथड था, बिल्कुल मैथमेटिकली क्रम से हम किए हैं, स्टेप बाय स्टेप, कोई भी इसमें काल्पनिक चीज़ें नहीं हैं। तो ये भी आपका व्यंजक क्या होगा, सही होगा। पर बुक के अनुसार अगर चलना चाहें अपन लोग तो परिभाषा लिखनी पड़ेगी। तो आइए परिभाषा लिख कर भी देखते हैं। स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या होगी, अनंत से एकांक धनावेश को, भाई याद करिए, अगर आपको चित्र याद आ रहा होगा तो एक धनावेश एक बिंदु पर, वो बिंदु पर हमने रख दिया था, और उससे अनंत पर एक परीक्षण आवेश Q0 रख दिया था, और दोनों चूंकि धनावेश थे दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा था, तो Q0 मुख्य आवेश से दूर भागने की कोशिश कर रहा था, यानी कि बल दूर भगा रहा था। हम जबरदस्ती उसे पकड़कर पास ला रहे थे P बिंदु तक। अगर चित्र याद आ रहा होगा तो आपको तुरंत ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो जब बल बाहर की ओर लग रहा है, हम जबरदस्ती उसे पास की ओर ला रहे हैं, तो भाई कुछ न कुछ हमें कार्य करना पड़ेगा, और जो कार्य करना पड़ेगा तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यही कार्य उस आवेश के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा एकांक धनावेश में। हम उसी किए गए कार्य का कैलकुलेशन करेंगे, और वही किया गया कार्य ही उसके अंदर संचित हुआ है, तो वही हमारी क्या बन जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। तो फिर से एक बार परिभाषा को रिवाइज करते हैं। अनंत से एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ये हुई परिभाषा। और अगर परिभाषा के आधार पर हमें इसका व्यंजक किसी बिंदु का, बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु का ऊर्जा निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक बिंदु वो है जिस पर Q आवेश रखा गया है, और इससे स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु P है जहाँ पर हमें ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा तभी डेवलप होगी जब वहाँ पे कोई चार्ज होगा, है ना। तो हमने इसीलिए वहाँ पे Q0 की कल्पना कर ली है ना। तो देखिए आपको याद होगा, अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा पिछले डेरिवेशन का यूज कर रहा हूँ। आप लोग बिंदु आवेश कारण जब विभव निकाल रहे थे तो P बिंदु तक परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य आपने क्या निकाला था, W बराबर 1/4π/0 Q इंटू Q0 बटे R। याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा है तो या तो आप पिछले वीडियो को देख लीजिए, और वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग रफ में लिखे होंगे तो उसमें देख लीजिए, तो आपको तुरंत ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब Q0 क्या होता है, परीक्षण आवेश है जिसका मान कितना होता है, 1 कूलाम। तो हमने Q0 की यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दी है, और किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा U के बराबर होता है, तो W की जगह पर हमने U रख दिया है, तो U बराबर 1/4π/0 Q बाई R। ठीक है, तो क्या ये भी स्थितिज ऊर्जा पिछले वाले के बराबर ही आई है, बिल्कुल, तो यही स्थितिज ऊर्जा होगी। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बतानी मुझे महत्वपूर्ण लग रही है कि अगर 1 या 2 नंबर में ये क्वेश्चन कभी आ जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो जितना मैं कर रहा हूँ उतना थ्योरी लिख के आप कर दोगे, पूरा नंबर मिलेगा।
पर यही व्यंजक अगर आपको 5 नंबर में दिया तो जैसे जैसे चित्र बना के हम लोग विभव का मान निकालने के लिए कार्य का कैलकुलेशन किए थे, उसी प्रकार से पूरी थ्योरी लिखकर आप पहले कार्य ज्ञात करोगे, फिर बस W बराबर U के और Q नॉट बराबर 1 के रख के सीधे आप कुल स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी मेथड से अगर हमें द्विध्रुव के कारण स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना हो तो द्विध्रुव के कारण दो स्थितियां अलग अलग बनेंगी, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। और आप अभी अभी देख चुके हो कि किया गया कार्य V इंटू क्यू नॉट के बराबर होता है ना, और क्यू नॉट की वैल्यू 1 है। ठीक है, या फिर कोई चार्ज दिया गया है तो वो चार्ज आप रख सकते हो उसकी जगह पर, क्यू नॉट की जगह पर। तो अक्षीय स्थिति में अगर देखने जाओ तो सबसे पहले तो आप ये देखो अक्षीय स्थिति में विभव कितना था। तो अक्षीय स्थिति में विभव होता था 1/4π0 द्विध्रुव का आवेश Q बटे R का स्क्वायर, है ना, अक्षीय स्थिति में मध्य बिंदु से दूरी का वर्ग। अब आपको याद है, अगर मान लीजिए उस बिंदु पर जहाँ पे हमें स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट करनी है, कैपिटल Q आवेश रखा गया है, तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर V इंटू आवेश, विभव इंटू आवेश, तो V इंटू Q हो गया, कैपिटल Q। V की वैल्यू प्लेस करेंगे तो U बराबर 1/4π0 स्मॉल q कैपिटल Q बटे R का स्क्वायर। जहाँ स्मॉल q क्या है, द्विध्रुव का आवेश है, और कैपिटल Q क्या है, वहाँ पर रखा गया आवेश जिसके कारण हमें स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। अब अगर निरक्षीय स्थिति में आपको दिया जाए तो निरक्षीय स्थिति में आपको मालूम है कि विभव 0 होता है, तो जब विभव ही 0 है तो उसमें किसी भी आवेश का गुणा करोगे आप 0 ही आएगा, इसलिए निरक्षीय स्थिति में स्थितिज ऊर्जा सदैव क्या होती है, 0। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपकी ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती हैं, इसे देखे रहिएगा। हालांकि ये चीज़ें आपके लिए होती हैं कि आपको खुद से कैलकुलेट करनी चाहिए, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये पिछला वाला जो था कि द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु की स्थितिज ऊर्जा हम लोगों ने देखा, अब हम द्विध्रुव के खुद की स्थितिज ऊर्जा को देखने जाएंगे। कैसे देखने जाएंगे इसको भी समझ लीजिए। याद करिए, हम आपको एक व्यंजक बताए थे, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक, जो कि टाउ बराबर P साइन थीटा के बराबर आया था, याद है। और ये भी समझाया था कि जब द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में आप रखोगे तो वो घूमने लगेगा, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र जो नीली लाइनों से दिख रहा है, तो इधर कोई बड़ा धनावेश होगा और इधर धनावेश होगा और इधर क्या होगा, ऋणावेश, तब तो विद्युत बल रेखा इधर बनेंगी। तो ये ऋणावेश इस धनावेश से क्या होगा, आकर्षित होगा, जबकि धनावेश ऋणावेश से आकर्षित होगा, है ना, और घूमने लगेगा, है ना। तो ये इसीलिए इसमें क्या होता था, टाउ जनरेट हो जाता था, टार्क जनरेट होता था, उसका हम लोग कैलकुलेशन कर चुके हैं। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा जब ज्ञात करनी होगी तो स्थितिज ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होती है, और कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। और ध्यान रखिए, चूंकि घूर्णी गति कर रहा है तो जो आपका बल होगा वो बलयुग्म के आघूर्ण जो आप निकालोगे वही कार्य करने लगेगा। 11वीं में थोड़ा चलते हैं ताकि आपको अच्छे से याद आ जाए। घूर्णी गति में आपने पढ़ा था कि रेखीय गति में जो कार्य बल करता है वही कार्य घूर्णी गति में कौन करता है, बलयुग्म का आघूर्ण। और रेखीय गति में रेखीय विस्थापन जो कार्य करता है वही घूर्णी गति में कोणीय विस्थापन कार्य करता है। तो अगर यहाँ पे हमें कार्य निकालना होगा तो बल गुणे विस्थापन से बल का कार्य बलयुग्म का आघूर्ण टाउ कर रहा है, और विस्थापन आपका क्या है, थीटा। तो किया गया कार्य W बराबर टाउ इंटू थीटा के बराबर हो जाएगा। पूरा ये 11 से कॉन्सेप्ट लिया गया है। तो चलिए इसको चित्र को समझ लेते हैं कि माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल E है किसी स्थान पर, उस स्थान पर एक AB द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O है, और ये द्विध्रुव यहाँ पे थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तब इस पर लगने वाला जो बलयुग्म का आघूर्ण होगा टाउ बराबर P साइन थीटा होगा, जहाँ P क्या है, द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण है, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और थीटा बनाने वाला कोण है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे इसकी थ्योरी। माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव AB थीटा कोण बनाते हुए रखा है जिसका आवेश Q तथा द्विध्रुव आघूर्ण P है। तब इस पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर P साइन थीटा हो जाएगा, समीकरण नंबर 1।
ठीक है, ये तो सिंपल बात थी। अब इस स्थिति से मान लीजिए हम अल्प कोण डी थीटा से द्विध्रुव को घुमाते हैं। तो देखिए द्विध्रुव का विस्थापन कितना है, कोणीय विस्थापन कितना है, डी थीटा है ना, और बलयुग्म का आघूर्ण क्या है, टाउ, टाउ बराबर पी साइन थीटा। तो इस अल्प कोण डी थीटा से घुमाने के लिए किया गया जो कार्य होगा, अल्प कार्य होगा, डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा, क्योंकि अभी अभी मैं आपको याद दिलवा चुका हूँ 11th का कि बलयुग्म आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन किया गया कार्य के बराबर। तो इसीलिए द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा से घुमाने के लिए किया गया अल्प कार्य डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड में मान रख दीजिए, तो क्या आएगा, डी डब्ल्यू बराबर टाउ का मान रख दिया पी साइन थीटा इंटू डी थीटा, समीकरण नंबर 3। अब समझिएगा, ये जो समीकरण 3 आपका आया है, ये अल्प कोण डी थीटा से घुमाने के लिए किया गया अल्प कार्य है। अब मान लीजिए हम इस द्विध्रुव को दो कोणों के मध्य घुमा रहे हैं। पहला कोण θ1 था, दूसरा कोण क्या था आपका θ2, यानी कि θ1 से θ2 तक हम घुमा रहे हैं। तो टोटल कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा θ2 माइनस θ1 के बराबर हो रहा है। तो टाउ में अगर हम इसका गुणा करें तब भी हमारा कार्य निकल रहा है, लेकिन उस स्थिति में कार्य निकालने पर आपको एक्चुअल कैलकुलेशन सही मान नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि टाउ का जो वैल्यू है वो थीटा पर निर्भर कर रहा है। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा या घटेगा तो टाउ का मान क्या होगा, बदलता चला जाएगा। ठीक है, पर वो जो कैलकुलेशन होगा टाउ इंटू θ2 माइनस θ1, वो एक समान, जब टाउ का मान एक समान होगा तब के लिए कार्य का व्यंजक होगा। पर अगर टाउ का मान परिवर्ती है तो हमें θ1 और θ2 के मध्य के भाग को बहुत छोटे छोटे कोणों डी थीटा में बांटना पड़ेगा, और प्रत्येक विस्थापन पर किए गए अल्प कार्य डी डब्ल्यू को निकालना पड़ेगा, और उन सभी डी डब्ल्यू को आपस में आप जोड़ दोगे तो θ1 से θ2 तक विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य आपका निकल जाएगा। तो इसीलिए लिखा गया है कि समीकरण 3 जो है वो अल्प कार्य को प्रदर्शित करता है, डी थीटा के लिए किया गया अल्प कार्य। यदि हमें θ1 से θ2 तक कुल कार्य की गणना करनी हो तो दोनों कोणों के मध्य जितने भी अल्प कार्य आएंगे आपके सभी को निकाल लेंगे और उन अल्प कार्यों का कुल योग कर देंगे, वही किया गया कुल कार्य हो जाएगा। आई बात समझ में? अतः θ1 से θ2 तक के मध्य किया गया कुल कार्य। तो जोड़ने का दो तरीका होता है बच्चों, डी डब्ल्यू जो कई सारे आपको मिलेंगे उनको जोड़ने का दो तरीका है, या तो सभी का अलग अलग मान निकाल के आप जोड़ लो या फिर इंटीग्रेशन कर दो। तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया है, तो W बराबर इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, सभी अल्प कार्यों का योग। अब जो डी डब्ल्यू आप यहाँ पे ऊपर निकाल चुके समीकरण 3 में, उससे डी डब्ल्यू का मान उठा के रखिए। तो W बराबर इंटीग्रेशन पी साइन थीटा डी थीटा, पर डी थीटा का मान कितना परिवर्तित हो रहा है, चूँकि हमने θ1 से θ2 तक निकालना है, इसलिए डी थीटा की लिमिट जो हम रखेंगे वो θ1 से θ2 तक रख देंगे। तो इसीलिए व्यंजक हमें मिल गया कि W बराबर इंटीग्रेशन θ1 टू θ2 पीई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो P तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा डी थीटा। तो इसीलिए क्या आ गया, W बराबर P इंटीग्रेशन θ1 से θ2 तक साइन थीटा डी थीटा। अब अगर आपको याद हो 11th का, नहीं याद है तो मैं याद दिलवा दे रहा हूँ कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन करके हमने माइनस कॉस थीटा रखा और यहाँ पे कोष्ठक के बाहर θ1 से θ2 तक लिमिट रख दी। तो W बराबर P माइनस कॉस थीटा θ1 से θ2 तक। आई बात समझ में? इसके बाद हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि परिवर्तित राशि थीटा थी तो उसके जगह पर एक बार अपर लिमिट रखेंगे और माइनस करके एक बार लोअर लिमिट। तो देखिए क्या हो जाएगा, W बराबर P कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। कई बच्चे यहाँ पे तुरंत कंफ्यूज हो गए होंगे कि अपर लिमिट तो θ2 है पर हमने θ1 माइनस θ2 क्यों रखा है। तो ध्यान समझिए, कॉस के पहले माइनस लगा हुआ है बच्चों, तो जब हम क्या रखेंगे अपर लिमिट तो माइनस कॉस θ2 होगा, फिर माइनस, फिर कॉस के पहले माइनस लगा है तो माइनस माइनस कॉस θ1।
तो थीटा वन के पहले की 2 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो थीटा वन वाला पद आपका प्लस में आ जाएगा, जबकि थीटा टू आपका ऋणात्मक ही बना रहेगा। तो ये जो व्यंजक आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है लास्ट में, ये क्या है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने के लिए किए गए कार्य का व्यंजक है। परीक्षा में कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक भी उत्पन्न कीजिए, तो आप इतना ही करोगे। पर अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि आपको विभव निकालना है, तो यहाँ तक करने के बाद आप 2 लाइन में विभव की परिभाषा लिखोगे। क्या लिखोगे, ध्यान से सुनना, ये आपका होमवर्क है इसलिए मैं इतने ध्यान से बता रहा हूँ कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव के विभव का व्यंजक निकालिए, है ना। तो देखिए, अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में हम द्विध्रुव को छोड़ें तो उसका जो धनावेश है ऋणावेश से आकर्षित होकर और ऋणावेश धनावेश से आकर्षित होकर विद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाएगा। आइए इस चित्र में समझते हैं। ये ऋणावेश बाहर के ऋणावेश से प्रतिकर्षित होगा और इधर के धनावेश से आकर्षित होकर इधर की ओर भाग जाएगा और धनावेश इधर की ओर, तो दोनों आकर्षण कारण इसके समांतर हो जाएंगे, क्योंकि वही सबसे कम दूरी वाला होगा और सबसे कम वहाँ पे बल लगेगा। यानी कि प्रारंभिक स्थिति कैसी रहा करेगी द्विध्रुव के हमेशा इसके समांतर, यानी थीटा का मान क्या रहा करेगा, 0। तो अगर अब थीटा से हम कुछ कोण तक इसको घुमाना चाह रहे हैं, मान लो थीटा कोण तक घुमाना चाह रहे हैं, तो उतना घुमाने में जो हमारा कार्य आएगा वही उस स्थिति की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा के लिए हमें थीटा वन बराबर क्या रख देना होगा, 0, और थीटा टू बराबर थीटा। तो आप पहले ये परिभाषा यहाँ पे लिख दोगे इस व्यंजक को निकालने के लिए इसके आगे, कि विद्युत क्षेत्र के समांतर से किसी कोण तक द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के अंदर घुमाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य उस स्थिति की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो पहले समांतर से हमने बोला है, इसलिए थीटा वन का मान हम क्या ले लेंगे, 0 डिग्री, ठीक है। और फिर कुछ कोण तक हम घुमाने में किए गए कार्य को निकालेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन बहुत बड़ा है, अलग अलग बुक्स के बारे में आपको बता दूं। कुछ बुक्स में लंबवत से किसी कोण तक घुमाने में है और कुछ बुक्स में 0 डिग्री से किसी कोण तक घुमाने में किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा दिया गया है। ये कन्फ्यूजन जो उत्पन्न होती है बच्चों, केवल चिन्ह के कारण होती है। कैसे, अगर आपको ध्यान होगा तो किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता था, तो जब हम ऋण चिन्ह लेंगे तो 90 डिग्री लिया करेंगे, जब हम धन चिन्ह लेंगे तो 0 डिग्री लेंगे। तो यहाँ पे हमने धन चिन्ह लिया इसलिए हम 0 डिग्री लेते हैं। तो थीटा वन का मान हम क्या रख देंगे, 0 डिग्री, है ना। तो cos 0 का मान कितना आ जाएगा, 1। तो इसीलिए स्थितिज ऊर्जा U बराबर PE1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप करेंगे। कई बच्चे इस लास्ट वाले व्यंजक में थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहे होंगे। उसका एकमात्र कारण है कि जो पहला विद्युत क्षेत्र वाला पोर्शन था हमारा, उसमें जो आपको बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक निकलवाया गया है वो आपने नहीं देखा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछले वीडियोज में जाके जो लोग नहीं देख पाए तो पहले टाउ का व्यंजक आप देख लोगे तो बड़े ही आसानी से इसे समझ पाओगे। मैं इसका आगे विभव भी आपको निकाल के दूंगा, लेकिन अगर मुझे इस होमवर्क का आंसर आया तभी, नहीं तो इसे छोड़े रखूंगा तब तक जब तक आप 10 दिन 12 दिन में मुझे करके नहीं देते हो, मैं आगे पढ़ाने लगूंगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। इसे जल्द से जल्द आप मुझे करके भेजिए, है ना, तब आगे का वीडियो बने आपके लिए। धन्यवाद।